हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिफेंस मैथ्स। स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको प्रैक्टिस सेट 1 एंड प्रैक्टिस सेट 2 आपको काफ़ी पसंद आया होगा। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ठीक है स्टूडेंट्स, आप लोगों का सपोर्ट रहा तो आगे हम लोग बहुत क्वेश्चंस का मैं लेवल और बढ़ा दूंगा और क्वेश्चन की जो क्वांटिटी है वो भी मैं बढ़ाऊंगा। ठीक है, तो मैं ग्रेजुअली धीरे धीरे करके मैं क्वेश्चंस का लेवल भी थोड़ा बढ़ाऊंगा ताकि जो भी बच्चे एनडीए के लिए भी एग्ज़ाम दे रहे हों, एग्ज़ाम प्रिपरेशन कर रहे हों, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल तो वैसे भी है और ऑलरेडी होगा भी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो उसके क्वेश्चंस आप लोग भी अटेम्प्ट करिए। ठीक है, और कोशिश यही करिए कि वीडियो को आप लास्ट तक देखिए ताकि आपको जो भी मैं क्वेश्चंस मैं दे रहा हूँ ऑब्वियसली वो क्वेश्चंस हमेशा डिफरेंट लेवल के हैं। ठीक है, आप एक बार जरूर अपने आप से प्रैक्टिस करिए, अगर नहीं हो रहा है तभी जाके आप वीडियो का सोल्यूशन देखिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, वो है कि द ग्राफ ऑफ द फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 इन 3 डायमेंशनल स्पेस इज। ठीक है, तो अच्छे बताइए, 3 डायमेंशनल स्पेस की बात कर रहा है, तो 3 डायमेंशनल स्पेस की बात कर रहा है, इसका मतलब आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे स्टूडेंट्स? देखिएगा यहाँ पे, अच्छी बताइए, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 0 दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। अच्छे बताइए जरा, दो परफेक्ट स्क्वायर्स का सम 0 के इक्वल कब होगा? जब दोनों अलग अलग 0 हो। क्योंकि यार दो परफेक्ट स्क्वायर नंबर का सम 0 तभी पॉसिबल हो सकता है कि जब दोनों के दोनों क्या हो, 0 के इक्वल हो। ठीक है स्टूडेंट्स, दोनों के दोनों क्या हो, 0 के इक्वल हो। ठीक है, क्योंकि तभी जब दोनों 0 होंगे तभी तो दोनों का सम 0 आया। इसका मतलब x इक्वल टू 0 आ गया, y इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, मैं क्या बोल सकता हूँ, एक्स स्क्वायर भी 0 हो जाएगा और क्या होगा बेटा, वाई स्क्वायर भी 0 होगा। तो अच्छा बताओ, जब x और y कोऑर्डिनेट 0 होते हैं इसका मतलब किस एक्सिस पे 0 होते हैं? z एक्सिस पे। z एक्सिस पे क्या होगा बेटा, z एक्सिस पे x और y क्या होंगे, दोनों 0 होते हैं। क्लियर होगी बात? तो इसका सिंपल सा आंसर हो गया क्या, z एक्सिस। मतलब जो ये ग्राफ है वो कहाँ पे लाई करेगा, z एक्सिस पे लाई करेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप ये क्वेश्चन सभी को क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन देखिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, आर्गुमेंट ऑफ z इक्वल्स टू पाई बाई 4 देन। देखो बेटा, जो भी ये कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चंस होते हैं ना, काफी इंपॉर्टेंट हो गए आजकल। जो कॉम्प्लेक्स नंबर के जो क्वेश्चंस एनडीए में पूछे जाते हैं वो काफी हाई लेवल के हो गए हैं। ठीक है, तो आपको मतलब एक तरह से देखा जाए तो कॉम्प्लेक्स नंबर का एकदम बिल्कुल कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होना चाहिए। आर्गुमेंट तो मतलब आर्गुमेंट का कॉन्सेप्ट तो बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि आर्गुमेंट पे ही क्वेश्चंस और मॉडल्स पे ही क्वेश्चंस ज़्यादा बनते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए यहाँ पे क्या बोला है बेटा, आर्गुमेंट ऑफ जेड कितना दे रखा है, पाई बाई 4। आर्गुमेंट ऑफ जेड कितना दे रखा है, पाई बाई 4। अच्छा, आर्गुमेंट सबको पता ही है आर्गुमेंट क्या होता है। तो आर्गुमेंट का मतलब क्या होता है बेटा, यहाँ पे ये जो हो जाएगा आपका टेन इनवर्स ऑफ वाई अपॉन एक्स, टेन इनवर्स ऑफ मॉड वाई अपॉन एक्स किसके बराबर हो जाएगी बेटा, पाई बाई 4। ठीक होगी बात? तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि मॉड ऑफ वाई अपॉन एक्स किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से मैं लिखता हूँ मॉड ऑफ वाई अपॉन मॉड ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1 लिख सकता हूँ कि नहीं? तो यहाँ से मैं अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आ जाएगा बेटा, मॉड ऑफ वाई इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स। ठीक है, स्क्वायर कर दीजिए तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अच्छा बताइए, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? रियल पार्ट ऑफ जेड स्क्वायर। तो रियल पार्ट ऑफ जेड स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर होगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, आंसर थर्ड पार्ट। क्लियर होगी बात? ठीक, आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा। एक बार अपने आप से क्वेश्चन को करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, तो लास्ट में आंसर इसका चेक करिएगा बेटा, तो आपको काफ़ी बेनिफिशियल ये होगा। ठीक है, आपको देखिए क्वेश्चन जो देख रहे हैं बेटा, क्वेश्चन का सोल्यूशन एक बार अपनी तरफ से करिए। ठीक है, उसके बाद से आंसर मैच करिए। आप डायरेक्टली सीधे वीडियो देख करके आप नोट कर लिया, वो ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होगा जितना कि आप वीडियो पॉज करके क्वेश्चन अपने आप से ट्राई करो, फिर बाद में आप सोल्यूशन देखो, वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। थर्ड में क्या बोला है कि द लिस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ के फॉर विच द इक्वेशन इतना हैज 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। तो अच्छा बताओ बेटा, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे, कब होंगे? नेचर ऑफ रूट्स आपको पता ही होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 है कोई सा भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो उसमें जो d होता है, अगर d ग्रेटर देन 0 की इक्वल आ गया, इसका मतलब 2 रूट्स क्या होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे, है ना? तो यहाँ पे जरा d ग्रेटर देन 0 करिए, तो d ग्रेटर देन 0, यहाँ पे r इक्वल्स टू 0 तो नहीं होगा क्योंकि डिस्टिंक्ट बोला है, तो d ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो d ग्रेटर देन में बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स k प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 4ac, 4 टाइम्स 12 प्लस के स्क्वायर ग्रेटर देन 0। ठीक, 4 मैंने हटा दिया, तो यहाँ से इसका जो स्क्वायर करेंगे के स्क्वायर प्लस 4k माइनस 12 माइनस के स्क्वायर ग्रेटर देन 0। के स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो यहाँ से कितना आ जाएगा बेटा, 4k माइनस 8
ग्रेटर देन 0। यहाँ पे इसका मतलब क्या हो जाएगा, k ग्रेटर देन 2। तो क्या बोला है यहाँ पे, लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू k की वैल्यू 2 से बड़ी और लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू क्या हो जाएगी 3। जो सबसे लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू होगा कितना होगा 3। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा सी पार्ट। क्लियर होगी बात, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 जरा देखिए, स्टैटिक्स का क्वेश्चन है, ये भी थियोरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन है। बोला कि इफ टू डिस्ट्रीब्यूशंस हैव इक्वल मीन्स देन, ठीक है, दो डिस्ट्रीब्यूशन दे रखे हैं, दोनों के क्या है मीन इक्वल है। तो अच्छा बताओ बेटा, अगर मीन इक्वल होते हैं तो जो इसका स्टैंडर्ड डिविएशन होता है बेटा वो हमेशा क्या होता है, लेसर होता है, मोर कंसिस्टेंट होता है। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा आप लोग, थ्योरी पोर्शन है, इसमें कुछ समझाने वाली बात नहीं है। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा कि इसमें द डिस्ट्रीब्यूशन विद लेसर स्टैंडर्ड डिविएशन इज मोर कंसिस्टेंट। क्लियर होगी बात, ठीक है, इसको आप हो सके तो याद रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन 5 में क्या बोला है, if n is a positive integer then the probability that 3 की पावर n has 3 at unit place is। तो अच्छा बताओ बेटा 3 at unit place, तो 3 की पावर 1 की वैल्यू कितनी होती है बेटा 3 का स्क्वायर कितना होगा बेटा 9, तो इसका यूनिट प्लेस कितना हो गया 9। 3 का क्यूब कितना हो गया बेटा 27, तो 27 में इसका यूनिट प्लेस कितना हो जाएगा बेटा 7। ठीक है, 3 का पावर 4 कितना हो जाएगा बेटा 81 का यूनिट प्लेस कितना हो जाएगा 1। ठीक है, जैसे ही आप 3 की पावर 5 करोगे तो उसका यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा 3 आएगा कि नहीं आएगा, 243 आएगा। 243 में यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो अच्छे बताइए, यहाँ पे फिर रिपीट करना शुरू हो जा रहा है। तो क्या बोला है कि n पॉजिटिव इंटीजर दैट द प्रोबेबिलिटी दैट 3 की पावर n हैज 3 एट यूनिट प्लेस, तो 3 एट यूनिट प्लेस तो सिर्फ एक ही जगह पे आ रहा है ना। ठीक है, तो इसका जो प्रोबेबिलिटी होगा वो प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा बेटा, प्रोबेबिलिटी हो जाएगा आपका 1/4, क्योंकि 4 के बाद ये रिपीट कर रहा है ना, ये देख सकते हैं आप 4 के बाद क्या होगा रिपीट हो गया, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा बेटा 1/4। तो इसका आंसर कौन सा पार्ट हो जाएगा, फर्स्ट पार्ट। क्लियर होगी बात, आई होप ये क्वेश्चन सभी को क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। 6 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या बोला है कि फॉर द फंक्शन एफ एक्स टू एक्स मॉड एक्स। अच्छा बताओ बेटा, एफ एक्स टू एक्स मॉड एक्स को डिफाइन करते हैं, तो मॉड एफ एक्स को डिफाइन कैसे करते हैं बताया हूँ मैं। मॉड एफ एक्स डिफाइंड होता है बेटा प्लस एक्स तब होता है जब एक्स आपका क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, और माइनस एक्स कब होना चाहिए, जब एक्स आपका लेस देन 0 के इक्वल होना चाहिए। क्लियर होगी बात, ठीक है। तो अब बताइए जरा, इसको मैं अगर मैं एक्सपेंड करता हूँ तो क्या हो जाएगा बेटा, एक्स स्क्वायर होगा कब, जब एक्स आपका 0 या फिर 0 से बड़ा होगा, माइनस एक्स स्क्वायर कब होगा बेटा, जब एक्स आपका लेस देन 0 होगा। ठीक, इसका ग्राफ बना लीजिए। ग्राफ में क्या बोला है बेटा, ग्राफ में ये बोल रहा है कि एक्स स्क्वायर जब 0 से बड़ा है, तो 0 से बड़ा होगा तो क्या होगा बेटा, 0 से जब बड़ा होगा तो ये आपका क्या होगा एक्स स्क्वायर, ये रहा आपका, इसका ग्राफ एक्स स्क्वायर कैसा होता है, और 0 से जब छोटा होगा तो कैसा होगा बेटा, ये माइनस टाइम से ऐसा होगा। ठीक, क्या बोला है ये बोला है क्या कि जरा चेक 1 कैसे चेक करते हैं, अगर हम एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन कहीं पे भी ट्रेस कर दें, एक्स एक्सिस पैरेलल लाइन कहीं पे, ग्राफ को अगर मैक्सिमम से मैक्सिमम एक जगह पे कट कर दिया तो क्या होगा बेटा, ये 1 होगा। क्लियर होगी बात, 1 होगा। ठीक है, ये तो क्लियर 1 होगा। अच्छा, इसका रेंज देखिए, रेंज मीन्स क्या होता है, वैल्यू ऑफ वाई की वैल्यू कहाँ से कहाँ जा रही है बेटा, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ रेंज बिलोंग्स टू क्या हो रहा है बेटा, सारे रियल नंबर हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर रेंज इक्वल्स टू क्या है बेटा, को डोमेन के बराबर हो रहा है कि नहीं। रेंज इक्वल्स टू क्या हो रहा है, को डोमेन। ऑन टू चेक करने का मतलब क्या होता है कि अगर रेंज की वैल्यू को डोमेन के बराबर आ रही है, इसका मतलब वो फंक्शन क्या होगा आपका, ऑन टू होगा। दैट मीन्स आई कैन से दैट दिस फंक्शन इज 1 एंड ऑन टू। 1 ऑन टू, 1 ऑन टू को क्या बोलते हैं बेटा, बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है बेटा, तो ये क्या होगा आपका बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, क्लियर होगी बात, बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन बोला कि द फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड ऑफ साइन एक्स हैज एन इनवर्स ऑफ इट्स डोमेन इज। अच्छा बताओ बेटा, इनवर्स कैसे एग्जिस्ट करता है। इनवर्स का मतलब किसी फंक्शन का आप इनवर्स तभी निकाल पाओगे जब वो फंक्शन क्या होगा आपका 1 ऑन टू होगा। क्लियर होगी बात, किसी भी फंक्शन का इनवर्स तभी निकलता है जब वो फंक्शन क्या हो बेटा 1 ऑन टू हो। इनवर्स मतलब फंक्शन को क्या होना पड़ेगा, बाइजेक्टिव होना पड़ेगा। क्लियर होगी बात, ठीक है। इसका मतलब अगर फंक्शन आपको क्या हो, बाइजेक्टिव हो, तो मैं क्या कह सकता हूं बेटा कि वो फंक्शन क्या होगा आपका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा उसका। ठीक है, तो अच्छा मॉड ऑफ साइन एक्स। मॉड ऑफ साइन एक्स का ग्राफ आई होप कि सबको पता ही होगा, मॉड ऑफ साइन एक्स का ग्राफ कैसे बनता है। तो थोड़ा मेरा रफ डायग्राम है। मॉड ऑफ साइन एक्स में क्या करते हैं बेटा, जो भी नेगेटिव पोर्शन होता है साइन का वो सब रिफ्लेक्ट करके ऊपर की तरफ मूव कर देते हैं। ठीक है, अच्छा जरा ये बताइएगा 1 चेक करने के लिए, देखिए बेटा 1 चेक करने के लिए मतलब क्या हुआ कि 1 चेक, इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिएगा। मैं काम करता हूँ, इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। देखना जरा यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मॉड ऑफ साइन एक्स का ग्राफ है ना, वो सिर्फ और सिर्फ 0 से पाई के बीच में ट्रेस करता हूँ। ठीक हो गई बात, चलो देखना जरा ध्यान से। यहाँ पे क्या मिलेगा बेटा, π/2 मिलेगा।
यहाँ पे क्या मिलेगा, पाई मिलेगा। तो मैंने क्या बोला, 1 1 का मतलब क्या होना चाहिए कि अगर मैं एक्स एक्सिस की पैरेलल लाइन कहीं पे भी ट्रेस करूँ तो ग्राफ को मैक्सिमम से मैक्सिमम कितने जगह पे कट करना चाहिए, एक जगह पे कट करना चाहिए। तो अच्छे बताओ, अगर मैं यहाँ पे पैरेलल लाइन ट्रेस कर रहा हूँ तो यहाँ पे ग्राफ को देखो 2 जगह पे कट कर दिया ना, 0 से पाई के बीच में। लेकिन अगर मैं सिर्फ और सिर्फ 0 से पाई बाई 2 के बीच में साइन एक्स का ग्राफ ले रहा हूँ, 0 से पाई बाई 2 के बीच में लूंगा बेटा, तो ग्राफ को एक्स एक्सिस मतलब कोई सा भी लाइन खींचूंगा तो कितने जगह पे कट करेगा, एक जगह पे कट करेगा। ठीक है, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि 0 से पाई बाई 2 के बीच में फंक्शन क्या होगा बेटा, 1/2 होगा। ठीक है, तो 1/2 होगा, इसका मतलब उसके लिए डोमेन कितना होना चाहिए, डोमेन कितना होना चाहिए, 0 से पाई बाई 2। तो क्लोज इंटरवल कितना हो जाएगा बेटा, 0 से पाई बाई 2। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है बेटा, 1 1 चेक करने का एक तरीका मैं बता रहा हूं कि 1 1 चेक करने का मतलब कोई भी ग्राफ अगर ट्रेस करिए, अगर ग्राफ पे एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन कहीं पे भी ट्रेस करिए, ठीक है, ग्राफ को मैक्सिमम से मैक्सिमम एक जगह पे कट करना चाहिए। अगर एक से अधिक जगह पे कट किया तो 1 1 नहीं होगा, तो फिर क्या होगा, वो आपका मिनिमम फंक्शन होगा। क्लियर होगी बात। तो 1 1 चेक करने का एक और तरीका है। अच्छा, एक और तरीका और ये भी है कि अगर कोई फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है या फिर स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा है तो भी वो फंक्शन क्या होगा, 1 1 होगा। क्लियर होगी बात। अगर कोई फंक्शन सारी एक्स की वैल्यूज के लिए क्या हो रहा है, कॉन्स्टेंटली इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, दैट मीन्स आई कैन से दैट द फंक्शन इज 1 1। क्लियर होगी बात। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कह रहा है कि फॉर एनी टू सेट्स ए एंड बी द वैल्यू ऑफ ए माइनस बी यूनियन बी इक्वल्स टू। अच्छा देखो बेटा, यहाँ पे थोड़ा सा आपको सेट्स के थ्योरी पता होना चाहिए। ए माइनस बी यूनियन बी किसके बराबर होता है, तो ए माइनस बी यूनियन बी को मैं क्या लिखता हूँ बेटा, जो ए में हो बी में ना हो, तो ए इंटरसेक्शन बी डैश लिखता हूँ कि नहीं, जो ए में हो बी में ना हो, यूनियन बी। ठीक है, अब यूनियन ओपन कर देते हैं, तो यूनियन ओपन करेंगे कितना हो जाएगा बेटा, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी डैश यूनियन बी। क्लियर होगी बात। तो ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी ही होगा, इंटरसेक्शन बी डैश यूनियन बी, मतलब ये आपका यूनिवर्सल सेट हो गया। तो यूनिवर्सल सेट के साथ इंटरसेक्शन लोगे तो क्या बचेगा, ए यूनियन बी ही बचेगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा बेटा, ए यूनियन बी। क्लियर होगी बात। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, ए यूनियन बी। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा आप लोग सेट्स की थ्योरी आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है, समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 में इनइक्वालिटी का क्वेश्चन में एक बार और दिया हूँ, पिछले भी लेक्चर में दिया, तो पिछले भी एक सेट्स में जो भी हम लोग प्रैक्टिस सेट किए थे उसमें आपको दिया गया था। ठीक है, तो अब देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है बेटा, मॉड ऑफ एक्स प्लस 2 लेस देन आर इक्वल टू ए। तो यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट यूज होगा कि मॉड ऑफ एक्स लेस देन ए, मॉड ऑफ एक्स लेस देन आर इक्वल टू ए, इसका मतलब एक्स बिलोंग्स टू क्या होता है बेटा, माइनस ए से प्लस ए होता है। या फिर और इसको मैं क्या लिखता हूँ बेटा, x बिलोंग्स टू माइनस ए से प्लस ए। क्लियर होगी बात। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो मॉड ऑफ x लेस देन आर इक्वल टू ए, इसका मतलब x प्लस 2 कहाँ से कहाँ लाई करेगा बेटा, -9 से +9 करेगा। अच्छा, यहाँ पर 2 को हटाना है, तो 2 को हटाने क्या करें, तो ओवरऑल में से 2 माइनस कर दें, सारी तरफ से 2 माइनस करें, तो -9 - 2 लेस देन आर इक्वल टू x लेस देन आर इक्वल टू 9 - 2। तो कितना हो जाएगा बेटा, -11 लेस देन आर इक्वल टू x लेस देन आर इक्वल टू 7। तो यहाँ पे क्या मैं बोल सकता हूँ, x बिलोंग्स टू -11 से 7 बोल सकता हूँ, क्लोज इंटरवल। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा बेटा, सेकंड पार्ट -11 से 7। क्लियर होगी बात। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पे चलिए। 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जरा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे बोला क्या है कि ग्रिड्स दिस रिप्रेजेंट ग्रेटर फंक्शन एंड दिस रिप्रेजेंट फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन, सबको पता ही होगा ये। अच्छा, ये देखिए क्वेश्चन में हमेशा बोला रहेगा, अगर कहीं पे भी करली ब्रैकेट लगाया है, अगर कुछ लिखा नहीं है इसका मतलब वो फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन नहीं है। अगर वैसा कहीं पे लगाया है तो आपको जरूर लिखा हुआ मिलेगा कि वो कौन सा फंक्शन है, ग्रेटर फंक्शन है कि फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन है। क्लियर हो गई बात बेटा, अपने आप से कुछ भी एज्यूम नहीं करना जब तक कि उसमें लिखा ना हो। ठीक है, अच्छी बताइए, आपने पढ़ा होगा कि x को एक्सप्रेस करते हैं किसके फॉर्म में, ग्रेटर ऑफ x प्लस फ्रैक्शन ऑफ पार्ट ऑफ x के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं कि नहीं। ठीक है, ये आपको एक फॉर्मूला पता ही होगा। ठीक है, अच्छा, तो चलिए यहाँ पर देखिए जरा, तो क्या मैं इसको ऐसे लिखता हूँ -1 से 1 ग्रेटर ऑफ x प्लस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x को क्या लिखता हूँ बेटा, x लिखता हूँ कि नहीं, तो x लिख दूँ x dx प्लस इसको अलग अलग में कर दिया -1 से 1 मॉड ऑफ x dx। क्लियर होगी बात। तो यहाँ पे x देख सकते हैं बेटा, x आपका क्या होगा, -1 से 1 के बीच में ऑड फंक्शन होगा, तो उसके लिए कितनी हो जाएगी बेटा, 0 हो जाएगी। ठीक है, और -1 से 1 के बीच में y इक्वल्स टू x लाइन जो होगी वो कौन सी होगी, ऑड फंक्शन होगी ना, तो ऑड फंक्शन के लिए कितना हो जाएगा आपका, 0 हो गया। ठीक, यहाँ पे आ जाओ, तो यहाँ पे आप इसको और ब्रेक कर सकते हो, क्या लिख सकते हो बेटा, एक तो आपका -1 से 0 के बीच में आप मॉड की साइन से ओपन होता है, नेगेटिव साइन से, प्लस ये आपका कितना हो जाएगा बेटा, 0 से 1 x dx। सो सिंप्लीफाई करिए, तो सिंप्लीफाई करेंगे कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ पे ये आपका नेगेटिव टाइम्स हो जाएगा x² 2। ठीक है, -1 से 0 प्लस
एक्स स्क्वायर बाई 2 0 से 1। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करिएगा, सिंप्लीफाई करने के बाद आंसर आपका कितना आ जा रहा है 1। क्लियर होगी बात? ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा बेटा 1। बस इसमें एक ही कॉन्सेप्ट यूज होना था, क्या कि यहाँ पे ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ एक्स प्लस फ्रिक्शन पार्ट ऑफ एक्स की वैल्यू किसके बराबर होती है बेटा, एक्स के बराबर होती है। ठीक है, तो इसको जरा ध्यान रखिएगा। ठीक है, या फिर और हम लोग क्या यूज करते हैं बेटा, फ्रिक्शन पार्ट ऑफ एक्स की वैल्यू एक्स माइनस ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ एक्स। जहाँ जहाँ फ्रिक्शन पार्ट ऑफ एक्स लिखा होगा वहाँ पे क्या लिखोगे, एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। क्लियर होगी बात? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी जरा देखिएगा। देखो बेटा, मैं सीरीज के जो भी ये मैं प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ बेटा, आपको हर कॉन्सेप्ट का एक क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, तो कोशिश करिए कि मेरे सारे वीडियोज अच्छे से आप देखिए। ठीक है, लास्ट तक देखिए, अलग से एक नोट्स बना लीजिए प्रैक्टिस सेट के लिए। मेरा वीडियो कंटिन्यू रहेगा हमेशा, पर डे आपको कम से कम 1 से 2 वीडियोज आपको मिलते रहेंगे। मतलब कुल मिलाकर के मैं एग्जाम तक आपको एटलीस्ट मैं 1500 क्वेश्चन में प्रैक्टिस करा दूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, जो कि मतलब बहुत ही कम ही क्वेश्चन रिपीटेड होंगे, जो कॉन्सेप्ट आपके मतलब हिले डुले होंगे वो भी आपके यहाँ पे स्ट्रांग हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे क्या लिखा है, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या करते हैं बेटा, जो भी अंदर ना जो सबसे बड़ा टर्म हो उसको बाहर खींच दीजिए। तो बाहर निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 7 की तरफ बाहर आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। तो 7 की तरफ बाहर आएगा तो क्या बचेगा बेटा, 3/7 की पावर n बचेगा कि नहीं बचेगा, प्लस ये 5/7 की पावर n बचेगा कि नहीं बचेगा बेटा, प्लस यहाँ पे क्या बचेगा 1 की पावर 1/n। अच्छा एक चीज़ याद रखिएगा कि अगर लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी हो, ठीक है, अगर बेस क्या हो ग्रेटर देन 1 हो, बेस अगर लेस देन 1 है और पावर कहाँ टेंड कर रहा है, इन्फिनिटी टेंड कर रहा है, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा 0। ठीक है, तो ये कहाँ टेंड कर जाएगा 0, क्योंकि बेस आपका कहाँ से, बेस देखो 1 से कम होगा ना, 3/7 की वैल्यू क्या होगी 1 से कम होगी, और 5/7 की वैल्यू भी क्या होगी 1 से कम होगी। ठीक है, तो यहाँ पे n की वैल्यू अगर जरा इन्फिनिटी रखो तो क्या हो जाएगा, 7 इंटू 1 की पावर 1/इन्फिनिटी। 1/इन्फिनिटी कितना होता है बेटा 0 होता है, 1/इन्फिनिटी कितना होता है 0। ठीक है, और 1/0 कितना होता है इन्फिनिटी होता है, पता ही हो सबको। ठीक है, तो ये क्या बन गया 7 इंटू 1 की पावर 0, 1 की पावर 0 1 होता है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा बेटा 7। देख सकते हो आप कितना आसान क्वेश्चन था। ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्चुअल था। क्लियर होगी बात? तो इसको ध्यान रखना है कि इसका ट्रिक क्या है बेटा, जो भी सबसे बड़ा नंबर हो उसको आप क्या करिए बाहर कर दीजिए, और जनरली वही उसका आंसर भी होता है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन दिया रहेगा, जो भी इसमें सबसे बड़ा नंबर होगा, ठीक है, उसको आप बाहर करेंगे, वही उसका क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, तो ये चीज़ दिमाग में रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है कि लेग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल फॉर एफ(x) इन। तो अच्छा बता, लेग्रांजेस थ्योरम कब एप्लीकेबल होता है। पहला कंडीशन क्या होना चाहिए बेटा, फंक्शन आपका क्या होना चाहिए कंटिन्यूअस होना चाहिए। ठीक है, दूसरा फंक्शन क्या दूसरा क्या होना चाहिए बेटा, डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए। तीसरा क्या होना चाहिए, फंक्शन की वैल्यू मतलब एफ डैश ऑफ सी एक ऐसा पॉइंट एग्जिस्ट करेगा जहाँ पे एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए की वैल्यू के बराबर होता है। ठीक होगी बात, यही तो होता है। ठीक है, तो अब जरा देखिए यहाँ पे, तो पहले तो वही चेक कर लीजिए कि कहाँ पे फंक्शन आपका नॉन डिफरेंशिएबल हो रहा है। बस एक कंडीशन अगर फेल, दैट मीन्स लेग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम फेल। ठीक है, ये आपको पॉलिनोमियल है तो हमेशा कंटिन्यूअस होगा और डिफरेंशिएबल भी होगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे भी आप अभी एक्स मार एक्स का ग्राफ हमने बनवाया था, ये आपका ग्राफ कैसा बना था, ये ऐसा बना था, ये भी क्या है कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल है, हर जगह कहीं पे भी ब्रेक नहीं हुआ है। एक्स क्यूब का ग्राफ ऐसे ही बनता है। ठीक है, मॉड ऑफ x माइनस 2 की बात आती है, तो मॉड ऑफ x माइनस 2 का ग्राफ बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता होगा। मॉड ऑफ x माइनस 2 का ग्राफ ऐसा बनता है। ठीक है, 2 यूनिट शिफ्ट कर देते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 2,0, ये कितना हो गया पॉइंट बेटा 0,2। तो आप देख सकते हो जो फंक्शन अगर कहीं पे भी ग्राफ किसी फंक्शन का कॉर्नर होता है जहाँ पे, तो वहाँ पे फंक्शन क्या होता है आपका बेटा नॉन डिफरेंशिएबल होता है। तो यहाँ पे फंक्शन क्या होगा बेटा नॉन डिफरेंशिएबल होगा कि नहीं, फंक्शन आपका नॉन डिफरेंशिएबल होगा, इसका मतलब एट एक्स कोस टू 2 पे क्या होगा नॉन डिफरेंशिएबल होगा। तो हमारा फंक्शन क्या होना चाहिए कंटिन्यूअस होना चाहिए और डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा लेग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम एप्लीकेबल नहीं होगा किस पे, मॉड ऑफ x माइनस 2 पे। क्लियर होगी बात? तो इसका आंसर कितना हो जाएगा बेटा मॉड ऑफ x माइनस 2, दैट मीन्स ऑप्शन बी। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द फंक्शन x क्यूब माइनस 3 ऑफ x इज इंक्रीजिंग इन इंटरवल डिक्रीजिंग। ठीक है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कॉन्सेप्ट सबको पता ही होगा। सबसे पहले बेटा आप एफ डैश एक्स निकाल दो, तो एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा बेटा 3x स्क्वायर माइनस 3, कॉमन ले लिया तो 3 टाइम्स हो जाएगा कितना बेटा x प्लस 1 x माइनस 1। चलिए अब यहाँ पे एक काम करिए, यहाँ पे 0 इक्वल करेंगे तो वैल्यूज क्या क्या मिलेंगी बेटा, यहाँ पे मिलेगी आपका -1, यहाँ पे क्या मिलेगा 1। अच्छा 1 से बड़ी वैल्यू रखोगे तो क्या आ जाएगा बेटा हमेशा पॉजिटिव आएगा ना, 1 से बड़ी वैल्यू रखो क्या आएगा हमेशा पॉजिटिव आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। ठीक है, अच्छा -1 से 1 के बीच में कोई वैल्यू 0 रखो, 0 रखोगे तो क्या आएगा नेगेटिव आएगा कि नहीं आएगा, देखो 0 रखो यहाँ पे तो -1 इंटू -1 कितना हो गया यहाँ पे नेगेटिव आएगा। -1 से छोटा रखो -2 रखो, -2 रखने पे क्या नेगेटिव आएगा, ये भी नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव कितना हो जाएगा बेटा पॉजिटिव हो गया। क्लियर होगी बात? तो अब आप बता सकते हो एकदम क्लियरली बता सकते हो कि किस इंटरवल में आपका फंक्शन क्या कर रहा है इंक्रीज कर रहा है, किस फंक्शन में डिक्रीज कर रहा है, किस इंटरवल में। तो आप देख सकते हो यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है तो पॉजिटिव होगा तो इंक्रीज करेगा, यहाँ पे क्या करेगा बेटा डिक्रीज करेगा, यहाँ पे क्या करेगा इंक्रीज करेगा। तो फंक्शन आपका इंक्रीज कर रहा है कहाँ से कहाँ के बीच में, हमें इंक्रीजिंग निकालना है, सॉरी ऑप्शन देखना है, तो इंक्रीज कर रहा है -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी,
इंक्रीजिंग हो रहा है बेटा, कहाँ से कहाँ, तो माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, ठीक है। और डिक्रीज कहाँ पे कर रहा है बेटा, डिक्रीज कर रहा है आपका -1 से +1। क्लियर होगी बात? तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 1 पार्ट करेक्ट, फर्स्ट पार्ट करेक्ट ऑप्शन हो गया। क्लियर होगी बात बेटा? ठीक है, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट पहले से ही पता होगा, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 14 में देखिए क्या कह रहा है, द लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द पैराबोला x² - 6x + 5y = 0 इज, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे इस टाइप का, ये तो स्टैंडर्ड पैराबोला नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड पैराबोला बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे बनाने के लिए हमने क्या किया, सेम वाला टर्म एक तरफ कर लीजिए और इसको परफेक्ट स्क्वायर बना दिया। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, इसको मैं लिखता हूँ ना, x - 3 का स्क्वायर -9 = -5y। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा, x - 3 का स्क्वायर = -5y + 9, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया हमने, -5 कॉमन ले लिया, तो कितना हो गया बेटा, y - 9/5 बन गया स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो गया, x² = 4ay, ये वाला फॉर्म बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम कितना होता है बेटा, 4a। तो यहाँ पे 4a = कितना हो जाए बेटा, -5, ठीक है। तो यहाँ पे लेंथ है, तो लेंथ क्या होगा, मॉड हमेशा पॉजिटिव होगा, तो लेंथ कितना हो जाएगा बेटा, 5 यूनिट। क्लियर होगी बात, लेंथ कितना होगा, 5 यूनिट। तो क्वेश्चन कैसे भी घुमा के पूछे बेटा, डरना नहीं है, ठीक है ना। अपना कॉन्सेप्ट अपना एकदम स्ट्रांग रखिए, जिसकी वजह से आपको कोई भी दिक्कत ना हो, पेपर कितना भी टफ आ जाए आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो आप कोशिश करिए अपना कॉन्सेप्ट हमेशा क्लियर करिए, क्योंकि बेटा कॉन्सेप्ट आपका वही है, लेकिन क्वेश्चंस को आपको कितना घुमा के पूछ देगा वो आपको पता नहीं होगा। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा बेटा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इसलिए मैंने प्रैक्टिस सेट आपके लिए स्टार्ट कर दिया है। आपको क्वेश्चन अब खुद से प्रैक्टिस करना है, क्वेश्चन आपको सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं कम से कम 10 या 15 बुक से मैं क्वेश्चन पिक करता हूँ जो भी मुझे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस लगते हैं, ठीक है। इसमें कोई भी आपको ऐसे क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे जो कि एकदम बिल्कुल मतलब काम लायक नहीं है, ऐसा नहीं मिलेगा आपको। कोई भी क्वेश्चन में आपको हमेशा कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट सीखने को जरूर मिलेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। लास्ट क्वेश्चन करते हैं, इफ द इक्वेशन इतना रिप्रेजेंट्स अ हाइपरबोला। अब बताओ जरा हाइपरबोला की इक्वेशन क्या होती है बेटा, x² / a² + y² / b² = 1, यही तो होता है। अच्छा ही बताइए जरा, डिनोमिनेटर परफेक्ट स्क्वायर है तो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ये भी परफेक्ट स्क्वायर है तो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो बस यही वाला कॉन्सेप्ट लगाना है। तो 10 - लैम्डा क्या होगा बेटा, हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए। और क्या होना चाहिए बेटा, 6 - लैम्डा भी क्या होना चाहिए, हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पे माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे लैम्डा -10 क्या हो जाएगा बेटा, <0 हो जाएगा। और क्या होगा बेटा, लैम्डा -6 क्या होगा, <0 होगा। तो यहाँ से लैम्डा क्या हो जाएगा, <10 हो जाएगा। एंड ठीक है, यहाँ पे माइनस कर दो बेटा, माइनस x² + a² - y² b² = 1, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ पे 6 - लैम्डा हो गया ना, तो यहाँ पे लैम्डा -6 होगा। अगर इसको माइनस साइन से इसको अगर थोड़ा सा और अच्छे से लिखो, मतलब हाइपरबोला के फॉर्म में 10 - लैम्डा प्लस, यहाँ प्लस नहीं होगा, यहाँ पे माइनस कर लो आप, -y² कितना हो गया बेटा, लैम्डा -6 = 1 होगा, ठीक होगी बात। तो यहाँ पे आप जो करेंगे ना, वहाँ पे आप क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे आपको बेसिकली ये नहीं करना पड़ेगा, आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, लैम्डा -6 होगा वो आपका क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। तो क्या मैं बोल सकता हूँ लैम्डा क्या होगा, 6 से बड़ा होगा ना। तो अब जब बताइए लैम्डा क्या हो रहा है, 6 से बड़ा हो रहा है, 10 से छोटा हो रहा है, तो लैम्डा बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा बेटा, लैम्डा बिलोंग्स टू 6 से 10, मतलब 6 से बड़ा होगा और 10 से क्या होगा, छोटा होगा। क्लियर होगी बात। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा, सेकेंड पार्ट करेक्ट होगा। क्लियर होगी बात। आई होप आपको सेशन आज का काफ़ी पसंद आया होगा। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए, जितना हो सके उतना आप शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उसका भी मतलब जो भी आपके फ्रेंड है उनका भी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपने देखा होगा कि बहुत हमने डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे किया है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, बस क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहना है और कोशिश यही करना है कि आप वीडियो को मतलब सोल्यूशन देखने से पहले एक बार खुद से अटेम्प्ट करिए, फिर उसके बाद से सोल्यूशन देखिए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू स्टूडेंट्स।